हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अंडर लेक्चर 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आज के चैप्टर में जो छोटा सा टॉपिक हमने देखना है दैट इज कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स का कंपैरेटिव अकाउंट हमें स्टडी करना है। इस कंपैरेटिव अकाउंट में हमें बेसिकली लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ पहले कि पीरियोडिक टेबल में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में। ये एस ब्लॉक है हमारा पीरियोडिक टेबल का, ये बी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। ये मेन बॉडी है पीरियोडिक टेबल की। इस मेन बॉडी के अलावा बॉटम पर दो रोज भी पाई जा रही है, जिसमें जो पहली रो है वो सीरियम 58 से लेके लुटिटियम 71 तक लाई करती है। इसमें जो फिलिंग होती है वो 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और ये लैंथेनम एटम 57 के बाद से शुरू होता है, इसलिए इस सीरीज को लैंथेनॉइड्स कहा जाता है बिकॉज दे फॉलो लैंथेनम। लैंथेनम के ठीक नीचे एक्टिनियम पाया जाता है 89। उसके बाद थोरियम 92 लेके लोरेंसियम 103 तक जो फिलिंग होती है वो 5f सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब ये थोरियम 90 क्योंकि एक्टिनियम को फॉलो करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो बेसिकली लैंथेनॉइड्स 4f एलिमेंट्स हैं और कहाँ से शुरू होते हैं। कई बुक्स तो लैंथेनम को भी इंक्लूड कर देती है इसमें, बट बेटरली हम कहेंगे सीरियम 58 से लेके लुटिटियम 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लैंथेनॉइड्स कह रहे हैं। और एक्टिनॉइड्स एक्चुअली 5f एलिमेंट्स हैं। एक्टिनॉइड्स 5f एलिमेंट्स हैं जो थोरियम 92 लोरेंसियम 103 तक लाई कर रहे हैं। थोरियम 92 लोरेंसियम 103 तक लाई कर रहे हैं। लैंथेनम 4f एलिमेंट्स है, सीरियम 58 लुटिटियम 71, एक्टिनॉइड्स 5f एलिमेंट्स है, थोरियम 92 लोरेंसियम 103 तक लाई करते हैं। कॉमनली इन दोनों को f ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल दिया जाता है। f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलने के साथ साथ इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 के बीच में से निकले हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से ये निकले हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका f सबशेल में एंटर कर रहा है, इसलिए इन्हें f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स दो ये रोज हैं, ये 6th पीरियड को बिलोंग करती है। लैंथेनॉइड्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड while एक्टिनॉइड्स बिलोंग्स टू 7th पीरियड। लेकिन 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं बाय डिफॉल्ट बोथ द लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड बिलोंग्स टू बाय डिफॉल्ट 3rd ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। 3rd ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में आते हैं। पीरियड लैंथेनॉइड्स का 6 है, एक्टिनॉइड्स का 7 है। तो बेसिकली दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लैंथेनॉइड्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन्हें लैंथेनॉइड्स क्यों कहा गया है। एक्टिनॉइड्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन्हें एक्टिनॉइड्स क्यों कहा गया है, ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया है। तो पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स डिस्कस करने के बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे द कंपैरेटिव अकाउंट ऑन द स्टेबिलिटीज ऑफ या कंपैरेटिव अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो हम एक कंपैरेटिव अकाउंट ले रहे हैं, सब बातें ये उसमें भी रिपीट करेंगे। हाँ जी, वी आर डिस्कसिंग द कंपैरेटिव अकाउंट ऑन लैंथेनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। बेसिक चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सारी बात हम करते हैं।
lengthenoids are elements following lanthanum 57, elements following lanthanum 57 from cerium 58 to lutetium 70. Right? These are lanthanoids. What are actinoids? Actinoids are elements following actinium. Actinium, that is AC89, that is from thorium 92, lawrencium 103. ठीक है, पहले तो बस पहचान बता रहे हैं कहाँ पे। ठीक है, इनमें the last electron enters, lanthanum में last electron कहाँ enter करता है? The last electrons enters 4f subshell. इनमें last electron कहाँ enter करता है? 4f subshell में enter करता है, और यहाँ पर the last electron enters 5f subshell. यहाँ पर last electron 4f सबशेल में एंटर करता है, और वहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f सबशेल में एंटर करता है। ठीक है, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज जो हम बात करें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में, वो है रेडियो एक्टिविटी। देखो, किसी भी सिस्टम में रेडियो एक्टिविटी क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी हो जाता है। तो जैसे जैसे सब्सटेंसेस का न्यूक्लियस हैवी होता जाता है, उसके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो न्यूक्लियस क्या है, अपने न्यूक्लियर पार्टिकल को इरेडिएट करता रहता है इन दी फॉर्म ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इन दी फॉर्म ऑफ सम पार्टिकल्स। तो लैंथेनॉइड्स की बात करूं तो एक्सेप्ट प्रोमीथियम PM61 all are नॉन रेडियो एक्टिव। कोई भी लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं है एक्सेप्ट प्रोमीथियम, व्हाइल ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। ये मेजर डिफरेंस है दोनों, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी होता जाता है। न्यूक्लियस में जैसे ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर हैवी होता जाता है, आपने फिजिक्स में एक स्टेबिलिटी बेल्ट पढ़ी होगी, रिलेटिव स्टेबिलिटीज के बारे में। तो except promethium all are non-radioactive in case of lanthanoids, while in case of actinoids all are radioactive elements। ठीक है, अब इतनी बार डिस्कशन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी केमिकल एक्टिविटियाँ या जो इनका आयोनाइजेशन एनर्जीज वाली बात है, वो सब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात हम डिस्कस करते हैं। लैंथेनॉइड्स के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज पुअर, इनके पास कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होते। लैंथेनॉइड्स आर नॉट रेडीली सीन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, व्हाइल एक्टिनॉइड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। व्हाई? Due to greater charge density। चार्ज डेंसिटी अच्छी होने की वजह से लैंथेनॉइड्स जो हैं वो तो नहीं, लेकिन एक्टिनॉइड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो अच्छी पाते हुए देखे गए हैं। ठीक है, अब एक और जो हम डिफरेंस यहाँ देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम एक चीज डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर जो मेजर सबशेल है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग को होल्ड करेगा, दैट इज 4f, और एक्टिनॉइड्स के केस में इज 5f, है ना। लैंथेनॉइड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स 4f सबशेल में फिल किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीन हो रहा है, कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, ये सब बातें लैंथेनॉइड्स में कौन डिसाइड करता है? 4f डिसाइड करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स में कौन डिसाइड कर रहा है? 5f डिसाइड कर रहा है।
लैंथेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि 4f orbitals have poor screening effect. 4f orbital have poor screening effect as compared to 5f, है ना। अब 5f has greater या poorer screening effect as compared to 4f orbitals due to greater size। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 5f जो है ऑर्बिटल साइज इतना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए स्पेस उतना ज़्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए स्पेस जितना ज़्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है बेटे वो उतनी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जितनी कम होंगी उतना ही न्यूक्लियस का इफेक्टिव वोल्ट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसी वजह से ड्यू टू दिस lengthenoid contraction is less effective, है ना। lengthenoid contraction आती किसकी वजह से? poor screening। अब इसका और poor इधर z effective और बढ़ जाएगा, while actinoid contraction, actinoids में साइज में कमी आएगी वो ज्यादा आएगी क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना कम होगा z इफेक्टिव बच्चों उतना ज्यादा होगा। z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस की होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे उतनी ज्यादा होगी, while actinoid contraction is more effective। yes। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अब न्यूक्लियस के पास पाया जा रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज हायर, है ना। 4f इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास हैं एज कंपेयर टू 5f इलेक्ट्रॉन्स। तो 4f सबशेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल होगा एज कंपेयर टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5f। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज हायर while binding energies of 5f is less, इनके कंपैरिजन में कम है। अब देखो बेटा लैंथेनॉइड में सीन क्या है? लैंथेनॉइड में सीन है 6s 5d 4f, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना। और एक्टिनॉइड्स में सीन क्या है? 7s 6d 5f। आपको पता है यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होगा? जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाता है सब्सिक्वेंट एनर्जी गैप कम होता जाता है, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर शेल काउंट कम है हाईएस्ट, तो यहाँ एनर्जी गैप उतना नहीं होगा जितना वहाँ होगा, जिस वजह से ये जो एक्टिनॉइड्स हैं दीज आर फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि एक तो 7th शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना और एक 6th शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो 7th शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो रिलेटिवली क्या हो जाता है? ईजियर हो जाता है एज कंपेयर टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6th शेल, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 6th शेल में इलेक्ट्रॉन्स को जो रिमूव करवाना है आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने में लैंथेनॉइड्स में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एक्टिनॉइड्स में एनर्जी रिलेटिवली कम लगेगी, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड्स की रिएक्टिविटी पुअर हो जाएगी एज कंपेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर नेक्स्ट कंपैरिजन हम यहाँ साइड करें तो नेक्स्ट कंपैरिजन अगर हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का साइड करें तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। लैंथेनॉइड्स 4f क्या कह सकते हैं लैंथेनॉइड्स के बारे में? लैंथेनॉइड्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव। एक्टिनॉइड्स के कंपैरिजन में लैंथेनॉइड्स
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जितनी की रिएक्टिविटी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होती है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एग्जांपल लाइक कैल्शियम, तो जिस हिसाब से रिएक्टिविटी कैल्शियम की होती है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो एक्टिनॉइड्स रिएक्ट कर जाते हैं, लैंथेनॉइड्स की रिएक्टिविटी वाटर की तरफ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि इनके सब्सिक्वेंट एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो कम है, दूसरा शेल भी आउटर है, पेनिट्रेटिंग कम है, तो एक्टिनॉइड्स की रिएक्टिविटी जो है वो लैंथेनॉइड से ज़्यादा है। लैंथेनॉइड्स जनरली शो an oxidation state of +3। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की कौन सी है? +3। बट समटाइम्स can also show +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर देते हैं लैंथेनॉइड्स। लेकिन एक्टिनॉइड्स की बात करूं तो एक्टिनॉइड्स ड्यू टू लेसर एनर्जी गैप बिटवीन 7s60 and 5f can also show oxidation states of +2, +3, +4, even +6 तक हायर भी चला जाता है, क्योंकि सब्सिक्वेंट एनर्जी गैप जो है ऑर्बिटल्स में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 7s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 6d और 5f से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, इसलिए ये रिलेटिवली जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर देते हैं। ठीक है, अब बात करें ऑक्सोकेटायंस की, तो ऑक्सोकेटायंस से बिल्कुल नहीं बनाते। लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायंस, while actinides form oxocations, मतलब oxygen containing cations, oxocations like UO2 2 positive etc। तो ऑक्सीजन के साथ जो कि पॉजिटिव चार्ज देने में ऑक्सीडेशन स्टेट हायर शो करनी पड़ेगी, और आपको पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैरेक्टरिस्टिक किसके पास है? एक्टिनॉइड्स के पास है। इसलिए एक्टिनॉइड्स ही जो है वो क्या बनाते हैं? ऑक्सोकेटायंस और ऑक्सो एनायंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं इनके पैरामैग्नेटिज्म की, तो यस, इनके जो आयंस हैं कैन फॉर्म पैरामैग्नेटिक आयंस। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक आयंस बनाते हैं, एंड देयर magnetic properties can be well explained या can be easily explained। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप easily explain कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एक्टिनॉइड्स also form paramagnetic ions, इनके आयंस भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, also form paramagnetic ions, but their magnetic properties are difficult to be understood। ठीक है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेंचिंग वगैरह कुछ ऐसे फिनोमिनन्स होते हैं जो आपकी अप्रोच के बाहर है। आप सिर्फ इतना समझ लें कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना, एक्टिनॉइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मूविंग ऑन टू कि लैंथेनॉइड्स के जो कंपाउंड्स हैं दैट आर रिलेटिवली लेस बेसिक, कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कम होता है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो कंपाउंड्स आर of actinoids are
जनरल इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे Ln2O3। सपोज क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं तो इस तरह से ट्राइक्लोराइड आपको मिलेगा। अब सपोज सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएं Ln2S3। सपोज आपने इसको वाटर में डाला तो आपको इस तरह से LnOH मिलेगा। आपने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई तो इस तरह से कुछ हाइड्राइड जो है वो इसका मिलेगा। तो बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लैंथेनॉइड्स की, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को लेके स्पेशली, वो हमने डिस्कस करनी थी, वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो with the comparative study of lanthanoids and actinoids, we hereby complete our chapter D block elements। देखो बेटा, D block elements में जो मेजर केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमें किसकी पढ़नी है, K2Cr2O7 की और KMnO4 की। लेक्चर 5, 6, 7 माइंडेड जो हमारा D block का लेक्चर 5, 6, 7 है वो बोर्ड्स के सिलेबस में इस साल नहीं है। It has been excluded from the JEE from the boards, CBSE boards, class 12 syllabus for the session 2020-2021, right? तो कॉम्पिटिटिव्स में क्योंकि सारा ही है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे एक्सक्लूसिवली सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अगर लेक्चर 1, 2, 3, 4 कर लेंगे तो उनका बोर्ड्स के अकॉर्डिंग जो डी ब्लॉक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चैप्टर है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको हमने अब कॉम्पिटिटिवली भी क्लियर कर लिया। जो बात मैं आपको बता रही थी वो ये थी कि जब आप एन नमस्ती वगैरह ऐसी शीट सॉल्व करोगे उसमें कंपाउंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे आयरन के कुछ कंपाउंड्स हैं, सिल्वर गोल्ड के कुछ कंपाउंड्स हैं, अब उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन सिलेबस में मेंशन है। तो सिलेबस में मेंशन तो हमें करना चाहिए, वो वाला काम हम यहाँ ना करके क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक वेल सर्टेन रीजन मिलता है हमें कि ये देखो इसका सल्फाइड ब्लैक कलर का है, इसका सल्फाइड ग्रीन कलर का है, ये इसमें सॉल्युबल है, ये इसमें सॉल्युबल नहीं है। वहाँ पर पूरा एक स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन होता है सब चीज़ों का। इसीलिए जो आयरन, सिल्वर, जिंक, कॉपर के कंपाउंड्स हैं वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। यहाँ पर हम जो मेजरली चीज़ें कवर कर रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिस पे कवर कर रहे हैं। और जो कंपाउंड्स हमने यहाँ कवर किए हैं दैट आर K2Cr2O7 and KMnO4। So with the lecture 7 we complete our chapter D block elements।